स्वागत है आपका। चलिए आज हम लोग देखते हैं संविधान का जो मैंने आर्टिकल लास्ट छोड़ा हुआ था आर्टिकल 12 तक, उसके आगे की बातचीत आज होगी। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं आर्टिकल 13 पे कि संविधान का हमारा जो आर्टिकल 13 है वो किस तरह की बातचीत है। चलिए आज हम लोग वही देखने वाले हैं। तो हमारे संविधान का जो आर्टिकल 13 है यानी कि अनुच्छेद 13 वो क्या कहता है। तो ये आर्टिकल 13 जो है, सबसे पहले इसे समझने के लिए ये वैसे 4 भागों में बटा हुआ है। आर्टिकल 13 का जो है जो क्लोज है वो 4 क्लोजेज है वैसे। तो यहाँ पे वो 4 क्लोज क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो आर्टिकल में जो पहला क्लोज है 13 का ए कह लीजिए, और दूसरा क्लोज में बांटा गया है 13, 2 और इस तरीके से 4 क्लोज है, 13(3) और 13(4). अब देखिए इसमें किस तरह की बातचीत है। तो यहां पे कहता है आर्टिकल 13A, यहां पे ध्यान से समझना है इसे कि 13A में क्या कहा गया है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। यहां पे कहा गया, भी समझेंगे इसको डिटेल में। दूसरा यहां पे कहा गया है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और थर्ड में यहां कहा गया है एनी अदर लॉ, कोई भी किसी प्रकार का भी जो कानून है उसके बारे में। जैसे कि यहां पे क्या होता है, जैसे कि यहां पे आप देख लें तो सरकार के द्वारा कई सारे एक्ट पास होते हैं। उसके बाद एक्ट के बाद जो है ना यहाँ पे ऑर्डिनेंस, जैसा कि मैंने एक बार डिस्कस किया था ऑर्डिनेंस के बारे में। यहाँ पे रूल, रेगुलेशन, या फिर यहाँ पे जैसे कोई कोड हो गया सीआरपीसी, आईपीसी, आईपीसी हो या फिर सीआरपीसी हो, या कोई भी एक्ट इस प्रकार का कोई भी हो, तो यहाँ पे कहा गया है। इसको भी थोड़ी देर बाद समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझना यह है कि जो 13 आर्टिकल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, हम सब के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले समझना यह है कि जो 13 आर्टिकल है उसमें कहा गया है कि ये संविधान लागू होने से पहले, संविधान कब लागू हुआ, तो हमारा संविधान आपको पता होगा कंप्लीट रूप से हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जो कि हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं जो है ना यहाँ पे गणतंत्र दिवस के रूप में। तो यहाँ पे ये सारा चीजें आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी कि संविधान लागू होने से पहले, संविधान लागू होने से पहले या संविधान लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद ऐसा कोई भी कानून यदि पार्लियामेंट बनाती है, ऐसा कोई भी कानून पार्लियामेंट बनाती है जो कि किसी के मूल अधिकार, अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, मूल अधिकार ही पढ़ रहे हैं। आपको मैंने बताया था आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक क्या है, मूल अधिकार है हमारा, उसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम सब के लिए। इसी में हमारे सारे के सारे राइट छुपे हुए हैं। आज हम लोग उसी का जो ना आर्टिकल 13 कर रहे हैं। 12 हमने देख लिया था, आर्टिकल 12 हमने देख लिया, अभी 13 हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है आगे थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा। तो ये कहा गया है कि संविधान बनने से पहले या संविधान बनने के बाद कोई भी ऐसा कानून नहीं बनेगा जो हमारे मूल अधिकार को क्या करे, खत्म करने का प्रयास करता है। जैसे कि हमारे मूल अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, और क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमें कहीं जाने का अधिकार, कहीं घूमने का अधिकार, या फिर कुछ बोलने का अधिकार। ये सारे अधिकार जो है इन सारे आर्टिकल्स में छुपे हुए हैं, इसके अंदर सारे छुपे हुए हैं। अब यदि बोलने का अधिकार, मान लेते हैं गवर्नमेंट कुछ खराब कर रही है, कुछ बुरा कर रही है, तो हम क्या करते हैं, बोलने का अधिकार दिया वो आर्टिकल 19 हमें। आर्टिकल 19 का क्लोज फर्स्ट का सब क्लोज ए कहता है कि हमें बोलने का अधिकार है। अब बोलने का अधिकार का यदि कोई रोक दिया जाए तो ये देश के लिए तो एक मतलब जो हमारे अधिकार के लिए या जो हमारे पास फ्रीडम एक्सप्रेशन था उसको कमजोर कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे फंडामेंटल राइट को कोई कम नहीं कर सकता है। ये यही कहता है आर्टिकल 13, कहता है कि संविधान के बनने से पहले या संविधान बनने के बाद कोई भी ऐसा कानून पार्लियामेंट नहीं बनाएगी, कोई भी ऐसा कानून पार्लियामेंट नहीं बनाएगी जिससे हमारे मूल अधिकार कमजोर पड़ते हो या हमारा मूल अधिकार खतरे में हो। ऐसा कोई भी कानून पार्लियामेंट नहीं बनाएगी। ये कौन कहता है, तो ये सारे क्लोजेज यहां पे हमें समझाने का प्रयास करता है कि ना पहले का ना बाद का ऐसा कोई भी कानून पार्लियामेंट नहीं बनाएगी जो हमारे मूल अधिकार को छीनता हो। तो ये पहला क्लोज और दूसरा क्लोज आप समझ पाए होंगे। तीसरे क्लोज में क्या कहता है, थर्ड क्लोज में कहता है कि यहां पे कोई भी लॉ
जैसे कि पार्लियामेंट के द्वारा कोई लॉ जो है पास हुआ हो, या फिर जो है ना कोई ऑर्डिनेंस, यानी कि जैसा कि मैंने कहा था कि ऑर्डिनेंस क्या होता है, तो राष्ट्रपति द्वारा लाया जाता है इमरजेंसी कानून होता है, जिसकी वैलिडिटी हमने बताया था 6 महीने की होती है, और सेशन स्टार्ट होने के 42 दिन के अंदर यदि पास नहीं हुआ कानून तो ये कानून खत्म हो जाएगा, जैसा कि मैंने कहा भी था। तो चाहे वो ऑर्डिनेंस हो, चाहे वो अधिनियम हो, एक्ट हो, या सरकार के द्वारा बनाया गया कोई भी रूल हो, या सरकार के द्वारा कोई भी बनाया गया रेगुलेशन, इस तरह का कोई भी रूल और रेगुलेशन हो, चाहे पुराना कोई कानून हमारे पास चल रहा हो, जैसे सीआरपीसी, आईपीसी, ये सब पुराने कानून है हमारे, यानी कि हमारे संविधान में जो है बनने से पहले के ये सब कानून है। इसमें भी कोई भी बातें जो हमारे इसके अंदर लिखी हुई है, कोई भी बातें हमारे क्या करता है, हमारे अधिकार को छीनने का प्रयास करता है, तो वो सारे कानून क्या हो जाएंगे, रद्द हो जाएंगे। और ये कौन करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट करेगा, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार, जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार आर्टिकल 137 के तहत, आर्टिकल 137 के तहत जुडिशियल रिव्यू ये कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। और यहां पे क्या करता है, मूल अधिकार को, संविधान को बेसिकली संरक्षण के लिए आर्टिकल 132 के तहत इनके पास उसका देखभाल, उसका व्याख्या करने का अधिकार भी किसको है, सुप्रीम कोर्ट को ही है, कि यहां पे जो व्याख्या कैसे होगा संविधान का, बेसिकली ये सब सारे राइट्स उनके पास ही है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। और ऐसे स्थिति में हमारे कोई भी अधिकार को छीनने का प्रयास करता है, कोई भी रूल, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंस, एक्ट, कोई भी, तो वो उसको खारिज करेगा, उसको शून्य करेगा कौन, सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो हमारे कोई भी अधिकार को छीन नहीं सकता है। ऐसे स्थिति में इंदिरा गांधी ने क्या किया था, प्रयास किया था ये सब चीजों को दबाने और छीनने का प्रयास किया था, यानी कि छीनने का इंटेंशन नहीं, उसमें कुछ बातें ऐसी थी जो कि प्रयास ये किया गया था कि जो फंडामेंटल राइट है, हम एक केस को समझते हैं अभी कि वो केस क्या था, वो मामला क्या था, थोड़ा सा समझेंगे। इंदिरा गांधी ने क्या किया था, जब यहां पे 1971 का दौर था, जब वो लगातार जो है, जब वो बहुमत में आई थी, तो लगातार संविधान में संशोधन कर रही थी, वो संविधान में लगातार वो संशोधन करती जा रही थी, जिससे दिक्कतें ये हुआ कि एक समय ऐसा आया जब वो कहने लग गई कि मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार भी क्या करेगा, वो जो है ना न्यायिक दायरे के अंदर नहीं रहेगा, मूल अधिकार पे भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, उसको बदला जा सकता है। ऐसा जो है एक जो है उन्होंने संशोधन बिल लाया था, जो 24वां संशोधन था। अब देखिए वो क्या है, तो यहां पे एक संशोधन किया गया था, 24वां संशोधन, जैसा कि संशोधन का मतलब होता है संविधान में कुछ सुधार करना, तो 24वां संशोधन हुआ था 1971 में ये संशोधन लाया गया था। और जो है ये संशोधन क्या कहता था कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है, फंडामेंटल जो भी हमारे पास राइट है उसको रिव्यू करने का हक नहीं है, उसको उस दायरे से बाहर करना चाहिए, ये संशोधन लाया गया था। और इसी पे एक केस चला था जिसका नाम था केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती का जो केस था इसी पे चला था। ये जो मामला था, एक ये जो मामला ये 24 अप्रैल 1973 का ये घटना है। ये सारे जो है ना, एक 24वां एक 25वां जो है संविधान संशोधन करी थी, जिससे क्या हो रहा था, हमारा जो ये जो फंडामेंटल राइट है ये खतरे में जाता हुआ दिख रहा था। ये हम लोग कभी इसको बहुत डिटेल में समझेंगे, आज बेसिकली हम लोग आर्टिकल 13 को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये कैसे हमारे अधिकार को बचाता है। तो यहाँ पे केशवानंद भारती केस में क्या हुआ कि फाइनली ये उस समय शासन, आपको पता है इंदिरा गांधी जो है, इंदिरा गांधी बहुत भारी बहुमत के साथ बैठी हुई थी सत्ता में, और लगातार एक के बाद एक संशोधन कर रही थी वो। तो ऐसे स्थिति में क्या हुआ, इसको खारिज करने के लिए इसको खारिज किया गया था इसी केस में इसको क्या किया गया था, खारिज किया गया था। कैसे, तो यहां पे कह दिया गया था, इस केस के माध्यम से कहा गया था, यहां पे बेसिकली यहां पे अगर बताने का प्रयास करें तो यहां पे, क्योंकि इंदिरा गांधी लगातार जो है सारी चीजों को बदल रही थी, संविधान के सारे स्ट्रक्चर को बदलने का प्रयास करती थी, तो ऐसे स्थिति में फाइनली क्या हुआ, इस केस के माध्यम से क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम जजमेंट जो इस पे था वो ये कह दिया गया था, हम लोग वैसे केशवानंद भारती अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम लोग वैसे तो सेपरेट समझेंगे कभी, लेकिन अभी फिलहाल जो है इसको समझने के लिए हम लोग अभी देख रहे हैं। केशवानंद भारती केस में फाइनली कह दिया कि संविधान की सर्वोच्चता जो होगी वो सबसे ज्यादा मायने रखता है, संविधान की सर्वोच्चता। और दूसरी बात क्या यहां पे लिखा गया कि यहां पे जो संघीय संविधान का जो संघीय स्ट्रक्चर है,
अभी समझेंगे क्या होता है। जो संघीय ढांचा है उसको कोई बिगाड़ने का प्रयास ना करे, और यहां पे जो पावर का बंटवारा है, जो जितने सारे जो हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर है, कार्यपालिका, ये कार्यपालिका हो गया, या फिर यहां पे विधायिका हुआ, है ना, विधायिका हुआ, या फिर यहां पे जो हमारे पास है न्यायपालिका हुआ, इनके पास जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है संविधान में, इनके द्वारा जो शक्तियों का बंटवारा हुआ है, इसमें कोई आंच ना आए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें ये क्लियर कर दिया गया, इस जो है केशवानंद भारती केस में ये क्लियर किया गया कि संविधान की सर्वोच्चता क्या है। तो हमारे यहाँ पे समता, समानता, ये सारी बात करता है, बंधुता की बात करता है, जो हमारे अधिकार की बात करता है, हमारे पास कई सारे जो राइट्स हैं उसकी बात करता है। तो कोई भी व्यक्ति सत्ता में चाहे कोई भी बैठा हुआ हो, देश के पार्लियामेंट यानी कि जो ना किसी का भी जो ना सत्ता हो, किसी भी पार्टी का हो या कोई भी हो, वहां जो है ना व्यक्ति के जो संविधान की सर्वोच्चता है, उसकी गरिमा जो है, संविधान की गरिमा क्या है, समता, समानता, एकता, अखंडता, इसको कोई भी ध्वस्त करने का यदि प्रयास करता है तो वो कानून, इस तरह का कोई भी कानून यदि पार्लियामेंट में पेश होता है, उसको कौन खारिज कर देगा, उसको सुप्रीम कोर्ट उसको शून्य घोषित कर देगा। उसको सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, शून्य घोषित करेगा। और क्या है संविधान का संघीय स्ट्रक्चर, ये क्या होता है, जो पावर का बंटवारा हुआ है, जो केंद्र और राज्यों के बीच जो पावर का जो बंटवारा हुआ है, उसको भी कोई तोड़ने का प्रयास करे, उसको भी कोई छीनने का प्रयास करे राज्य से, केंद्र यदि सत्ता या कंट्रोल जो है थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करे अपने पास, तो ऐसे स्थिति में भी क्या होगा, उस कानून को रद्द किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग। और यदि कार्यपालिका या फिर विधायिका, विधायिका यानी कि जो हमारे देश में जो पार्लियामेंट होता है या राज्य के स्तर पे जो ना विधानमंडल होता है, तो यहाँ पे एक विधायिका या कार्यपालिका, कार्यपालिका मतलब जो भी जितने सारे सिस्टम है, जैसे प्रधान, कार्यपालिका के अंदर कौन कौन आते हैं, तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये जितने सारे प्रशासक के लोग हैं, ये सब कार्यपालक होते हैं। राज्य के स्तर पे देख लें तो सीएम होते हैं या फिर गवर्नर जैसे लोग होते हैं, जितने सारे लोग होते हैं वो कौन होते हैं, वो वहां पे राज्य के स्तर पे वो जितने सारे होते हैं वो वहां पे कार्यपालक होते हैं। न्यायपालिका का मतलब जितने सारे जो हमारे कोर्ट के जजेज होते हैं, जितने सारे लोग होते हैं, वो सब आते हैं न्यायपालिका के अंदर। तो ये सब का जो पावर का बंटवारा है संविधान में, उसको भी कोई चुनौती देने का प्रयास नहीं करेगा। और ये साफ शब्दों में मेंशन कर दिया कहां पे, केशवानंद भारती केस में। और कोई भी यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से बता दिया गया, और यहीं पे एक स्ट्रक्चर का जन्म हुआ जिसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। यहीं पे एक नया कंसेप्ट आया, बेसिक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। अब इस स्ट्रक्चर में समझा दिया कि इसमें ये मूल, इसको बोलते हैं मूल ढांचा, संविधान का मूल ढांचा यहीं पे इंट्रोड्यूस हुआ था। यानी कि देश का पार्लियामेंट, यानी कि कभी भी देश का पार्लियामेंट कभी भी अगर प्रयास करे कि मूल ढांचे को ध्वस्त करे, वो कानून जो है रद्द हो जाएगा। और मूल ढांचे के तहत ही ये सारी बातें स्पष्ट की थी। मूल ढांचा क्या है, तो लोगों ने पूछा मूल ढांचा क्या है, तो मूल ढांचा का साफ मतलब बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि मूल ढांचा का मतलब होता है संविधान की सर्वोच्चता, उसका मतलब होता है संविधान का संघीय जो व्यवस्था और कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच जो बंटवारा। यानी कि उन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से बता दिया कि कभी भी अगर इस पे आंच आता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको कानून को क्या करेगा, उसको शून्य घोषित कर देगा। यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से बता दिया, यदि कोई किसी का मूल अधिकार छीनेगा तो उसको सुप्रीम कोर्ट क्या बता देगा, बेसिक स्ट्रक्चर बता के उसको क्या कर देगा, शून्य घोषित कर देगा। और इसमें जो है वो पार्लियामेंट या फिर कोई भी जो है सत्ता के लोग उसको रोक नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने पूरा का पूरा ये सेटअप किया। यानी कि आप समझ पा रहे होंगे कि आर्टिकल 13A क्या कहता है कि पहले का कोई कानून संविधान बनने से पहले, या फिर दूसरा क्या कहता है संविधान बनने के बाद का कोई कानून, या फिर जो कोई भी रूल, रेगुलेशन या ऑर्डिनेंस या ऐसा कोई भी कानून जो किसी के मूल अधिकार को छीनता है, उसको सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, शून्य करेगा। और साथ ही साथ यहां पे आर्टिकल 13(4) में केशवानंद भारती केस के माध्यम से भी स्पष्ट कर दिया, केशवानंद भारती के माध्यम से भी। देखिए जैसा कि मैंने अभी कहा ना कि यहाँ पे इंदिरा गांधी ने प्रयास किया मूल अधिकार को चेंज करने का, कि मूल अधिकार भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन फाइनली कोर्ट ने जवाब दिया, फाइनली केशवानंद भारती के माध्यम से जो है ना उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, संविधान जो है ना, कोई जो है उसके स्ट्रक्चर को, ढांचे को बिगाड़ने का अगर प्रयास करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द करेगा वैसे कानूनों को। तो यहाँ पे आर्टिकल 13(4) के माध्यम से भी ये बातें स्पष्ट कर दिया गया। जो 1973 का ये मामला था, इस मामले को कभी सेपरेट तरीके से देखेंगे, फिर से मैं कह रहा हूं, यहाँ पे संविधान का जो 24वां जो है ना संशोधन,
क्या था इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया, या संविधान का जो 25वां संविधान संशोधन था वो क्या था, इसको हम लोग सेपरेट रूप से आगे समझेंगे। अभी बेसिकली मैं समझाने का प्रयास आपको केवल इतना किया हूं कि ये आर्टिकल 13 बोलता क्या है, आर्टिकल 13 क्या कहता है, यानी कि संविधान बनने से पहले के कानून, संविधान बनने के बाद का कोई कानून, या सरकार के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, या फिर यहाँ पे आर्टिकल 13(4) में एक बेसिक स्ट्रक्चर का आ जाना वो भी समझाता है कि किसी भी तरीके से किसी का मूल अधिकार अगर छीना जाएगा तो उसको क्या घोषित कर दिया जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें यह भी बातें कह दिया गया कि संविधान में कहीं भी सरकारें सुधार कर सकती है। इसमें कह दिया गया संविधान में सरकार कहीं भी सुधार कर सकती है। इससे पहले क्या था, आर्टिकल 13 कहता था कि नहीं, पहले का या बाद का कोई कानून यदि कोई बनाता है तो शून्य घोषित करेगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और क्लियर किया कि देश का पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकता है, लेकिन यहां पे यदि बेसिक स्ट्रक्चर पे चुनौती आया तो वो क्या करेगा, उसको शून्य घोषित कर देगा। और इनडायरेक्टली कोर्ट ने बता दिया कि आप मूल अधिकार को छेड़ नहीं सकते हैं, यदि आप छेड़ेंगे तो कानून शून्य हो जाएगा, क्योंकि हम उसको क्या घोषित करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर घोषित करेंगे। और ये अधिकार किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको ये बातें स्पष्ट हो गया होगा कि यहाँ आर्टिकल 13 हमें किस तरीके से हमारे अधिकार को रोकने का प्रयास करता है, हमारे अधिकार को कैसे बचाता है, कि हमारे पास कोई ऐसा कानून नहीं आएगा, पार्लियामेंट कोई भी ऐसा कानून नहीं ला सकता है जो कि हमारे अधिकार को छीनने का प्रयास करता हो। और अंततः ये आर्टिकल 13 का 4 भी हमें ये एक प्रोटेक्शन देता है बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में, और हमें क्या करता है, एक सुरक्षा देता है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर में ही ये बातें स्पष्ट किया गया था कोर्ट के द्वारा। डायरेक्ट नहीं बोला है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से उन्होंने समझा दिया कि कोई भी इन सारे आर्टिकल्स को छेड़ने का प्रयास करेगा तो उसे क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट उसे शून्य घोषित करेगी उस कानून को। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको ये बातें समझ में आई होगी कि आर्टिकल 13 क्या है। जल्द ही मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।